नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डेट है 5 मई 2024 और आज की सीरीज़ है ये डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स एग्जाम्पल की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। तो इसमें आज हम देखेंगे जो डेटा फैक्ट होगा आपका इंपॉर्टेंट 2 से 3 दिन में जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट वो आज हम लोग देख लेंगे, जिन्हें मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं किस कहीं भी जो साथ में दिया गया आपका कौन सा टॉपिक है और किस पेपर से रिलेटेड है। तो देखिए बाकी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और देखिए जो हमारा फ्री आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है उसमें बहुत से लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ जाइए या फिर इस नंबर पे 8527434727 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। इसी पे आप नोट्स ले सकते हैं। पेपर 4, 5 और 6 के आपके अवेलेबल हैं, इन्हें ले सकते हैं और जल्दी आपका पेपर 1, 2, 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एकदम शानदार नोट्स हैं, आप इनको पढ़ के बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और देखिए 2 इनिशिएटिव और चल रहे हैं इसमें। एक तो प्री के लिए कुछ समस्या थी, तो प्री के लिए एक इनिशिएटिव चलाया जिसमें 150 क्वेश्चन डेली रहेंगे और ये मात्र 99 रुपीज़ में, और ये जब तक रहेगा जब तक आपका प्री नहीं होता है पीसीएस और आरओ के लिए। ठीक है, एक देखिए पेड बैच चल रहा है आंसर राइटिंग का 599 मंथली। तो आप जो भी जान रहे हैं हमारे जो इनिशिएटिव से जुड़े हैं वो पर डे आपको कॉपियाँ चेक होकर मिल जाती हैं। और आज संडे है और संडे में आज देखिए आपके लिए मेंटरशिप रहेगा सबके लिए, जो भी हमारे इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनके लिए जो भी समस्या है सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए न्यायपालिका से संबंधित देखिए कुछ डेटा है वो देख लेते हैं फैक्ट। तो इसमें देखिए क्या है, अभी हाईकोर्ट कितने हैं वर्तमान में, तो 25 हाईकोर्ट हैं। और इसमें बताया गया कि इनमें क्योंकि एक समस्या ज़्यादा है ये, वो सब आप जानते ही होंगे कि न्यायपालिका पे बर्डन ज़्यादा, न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती है। तो 25 हाईकोर्ट में है जिनमें कि कितने 327 पद रिक्त हैं। सोचिए कितने हैं रिक्त, 327, जो कि टोटल का 29 पॉइंट कितने 4% है जो रिक्त पद हैं। उस सभी हाईकोर्ट्स में स्वीकृत संख्या कितनी है जजों की, तो ये है 1114। तो ये आप डेटा पेपर 2 में यूज कर सकते हैं। न्यायपालिका से संबंधित कुछ भी आए, अगर समस्याएं हैं तो क्या क्या हैं वो आगे और भी चीजें देखेंगे हम लोग। तो हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख मामले पेंडिंग में है। कितने 62 लाख ये दिखाया गया है इसमें एक डेटा, और हम इसी से संबंधित देखेंगे उसमें और डिटेलिंग में दिया गया है। और देखिए अब इसको देख लेते हैं कि आखिर जो मामले लंबित होने के कारण क्या क्या है, तो इनको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए पहला है इसमें पदों की रिक्तियां। अब वो हमने देख लिया कि 29.4% आपके पद रिक्त हैं हाई कोर्ट्स में, तो ये आप यहीं पे इसे कोट कर सकते हैं। न्यायाधीशों की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन है, क्योंकि जो मांग है उसमें से 29.4% की कमी है। न्यायाधीशों के चयन प्रक्रिया जो है चयन प्रक्रिया वो विलंबकारी है, काफी समय इसमें लगता है चयन प्रक्रिया में। और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में खींचातानी जैसा मुद्दा सामने आता रहता है, तो ये भी समस्या है। और देखिए कानूनों का दुरुपयोग देखने को मिलता है, ज्यादातर जो कानून होते हैं उनका, अब दहेज प्रथा से लेकर और भी जितने एक्ट हैं उनको ज्यादातर झूठे केस बनाए जाते हैं, तो वही भी एक समस्या है यहाँ पे। और अधीनस्थ न्यायपालिका में स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायपालिका है हाईकोर्ट से नीचे जितनी अधीनस्थ न्यायपालिका बोली जाती है, उसे क्या है स्वतंत्र डिसीजन लेने में इतनी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, क्योंकि वो ज्यादातर जो डिसीजन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं उन्हीं को उन्हें फॉलो करना रहता है। तो ये भी एक समस्या है कि वो अपनी तरफ से मामलों को निपटाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं कर सकते हैं। नवाचार एवं R&D का अभाव है इसमें, क्योंकि कोई भी नवाचार नहीं होता है जिस तरीके से मामलों को सुलझाया जा सके या समस्याओं के लिए। और एक ये आर्टिकल है, ये देख लीजिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 217। तो ये आप कारण डाल सकते हैं क्या क्या है, और भी बहुत सारे कारण वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख दिए गए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये डेटा है आपका, तो ये हाईलाइट था इसलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। न्यायाधीशों में न्यायपालिका में कुल लंबित मामले कितने हैं, ये जुलाई 2022 तक का डेटा है ना, इससे अपडेट अभी मिला नहीं है, तो इसलिए इसको आप यूज कर सकते हैं कि लगभग 4.7 या लगभग 5 करोड़ मानिए आप, कि आप जब भी आंसर लिखें तो एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक एवरेज में कितना लगभग लगा दीजिए और आपको इतना लिख देना है कि 5 करोड़ मामले पेंडिंग में लंबित हैं। ठीक है, तो ये कोट है, इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। ऐसे अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि न्याय में देरी ही क्या है, अन्याय है, इसलिए न्याय मिलना बहुत जरूरी होता है किसी, और खासकर लोकतांत्रिक देशों में। देखिए जेल सुधार देख लेते हैं, अगला है टॉपिक जेल सुधार। तो इसमें एनसीआरबी के अनुसार देखते हैं जेल सुधार में। तो देखिए इसमें अभी वर्तमान में जेलों की संख्या कितनी है कुल, तो वो है 1306। और स्वीकृत क्षमता कितनी है कैदियों की, तो वो है 4.1 लाख कैदी स्वीकृत क्षमता है इतनी कैदियों की। लेकिन वर्तमान आंकड़े क्या बता रहे हैं, 4.8 लाख कैदी अभी इसमें जेलों में है, और इनमें से भी 4.8 लाख कैदियों में से भी 77% कैदी विचाराधीन है, जिनके मामले सुने ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतना बर्डन है न्यायपालिका के ऊपर। तो ये दोनों ही क्या थे, इंटरलिंक है आपकी न्यायपालिका और जेल सुधार। तो ये एक दूसरे से, तो इन दोनों को जब भी लिखिए तो थोड़ा सा इंटरलिंक करके लिखने की कोशिश करिए। चलिए बाकी देखते हैं सुधार की आवश्यकता क्या है इसमें, जेल सुधार से संबंधित आवश्यकता क्यों है इसकी, तो क्यों है, क्योंकि कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल कोट कर देना है एक आध जेल का, जैसे ये डाला गया है। तो उदाहरण देखिए, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसमें स्वीकृत क्षमता कितनी है, 7,000 कैदियों की, लेकिन वर्तमान में कितने 15,000 से अधिक कैदी उसमें रह रहे हैं, यानी डबल से भी अधिक आंकड़ा है ऐसी जेलों में। और 77% कैदी क्या है, विचाराधीन है। अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है।
और नेगेटिव सामाजिक प्रभाव बन जाता है, यानी कि स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि अगर कोई जेल में रह लेता है, तो आप भी जानते होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उससे समाज थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करता है। कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो जेलों में नहीं, इतनी अच्छी दुरुस्त अवस्था में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि एक भीड़ भाड़ की जेल जो है भीड़ भाड़ वाली जगह बन चुकी है, और जहाँ कैदियों की बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। जेलों में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर मूवियों में दिखाया जाता है, तो वो कुछ चीज़ें वो आपकी जो वर्तमान में चलती हैं उसी को आधार बना के दिखाया जाता है। अपर्याप्त स्टाफ है, सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है, महिला कैदियों की खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, तो ये आपके। और देखिए एक चीज़ और है इसमें कि प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी एवं एक विधि अधिकारी होना चाहिए, ये बोला गया था कारागार अधिनियम 1894 एवं बंदी अधिनियम 1900 में। इसके अनुसार कितना होना चाहिए, एक कल्याण अधिकारी, एक विधि अधिकारी, जिनकी कि अभी भर्ती लंबित है, भर्ती नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक क्या है, कारण है इसका, जो आवश्यकता है इसलिए जेल सुधारों की। तो ये हो गए आपके इतने पॉइंट, अब डाल सकते हैं एग्जाम अपने आंसर में। आगे देख लेते हैं इनके लिए उपाय क्या क्या है। उपाय इंपोर्टेंट है, देखिए कारागारों को सुधारात्मक संस्थाओं एवं पुनर्वास केंद्रों में बदलना। न्यायमूर्ति अमिताभ राव समिति बनी थी इस पे, जेल सुधारों पे, तो इसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। इसने क्या बोला था सिफारिशों में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कहीं भी जेल सुधार में डालेंगे, ये न्यायपालिका में भी डालते हैं, तो एक एंगल न्यायपालिका का यहाँ भी होता है, इंटरलिंक चीजों को करके देखेंगे तो ये भी है, क्योंकि न्यायपालिका पे बर्डन क्यों है, क्योंकि ये जेलों में भी खासकर चीजों को सुधारना पड़ेगा, जो भी हमारी संरचना है जो दंड प्रक्रिया की, तो उसमें सुधार की जरूरत है इसमें। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था अमिताभ राव समिति ने, कि स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, कम से कम 30 कैदियों के लिए एक वकील होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है वर्तमान में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, ये क्या काम करें फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये 5 वर्ष से अधिक लंबित जो छोटे मोटे मामले हैं अपराधों के, उन्हें ये सुने, उन्हें जल्दी से निपटारा उनका करने की कोशिश करें। प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा, यानी दलील सौदेबाजी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, इसकी अवधारणा को लागू किया जाए। इसमें क्या होता है, जो दंड, जैसे कोई अपराधी है वो दंड अगर स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सजा कम करने हेतु अभियोजन से उसे सहायता मिल जाती है, अभियोजन से, तो वो सहायता ले सकता है। तो ये कुछ सिफारिशें थी किसकी, अमिताभ राव समिति की। तो अमिताभ राव समिति की आप सीधी सीधी सिफारिशें डाल दीजिए, या 2-4 आप, या तो सीधे इसी को लिख दीजिए स्टेटमेंट को, और इसके साथ में 2-3 इसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट इसके ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा हो रहा है पेपर 3 के लिए है, ये प्लास्टिक प्रदूषण। तो ये देखिए पूरी दुनिया में हर वर्ष इसका, यानी प्लास्टिक उत्पादन कितना होता है, 40 करोड़ टन होता है, जिसमें से मात्र 10 से भी कम का पुनर्चक्रण होता है, यानी रिसाइकलिंग कितना हो रहा है, 10 से भी कम। ठीक है, और आगे देखिए 2050 तक इसके बढ़ने की क्षमता कितनी है, 5.13 गीगा टन उत्पादन की इसकी संभावना है। इसलिए इसकी समस्या बढ़ने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर्यावरण से संबंधित हो सकती हैं, इसलिए अभी से इन पे कोई कदम या उपाय सोचे जाने चाहिए। देखिए भारत की स्थिति देख लेते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम आया था 2021 में, 2022 में लागू किया गया था। इसमें 19 श्रेणियों में जो सिंगल यूज प्लास्टिक थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, कितनी, 19 श्रेणियों में। और यह जो कुल प्लास्टिक उत्पादन होता है उसका यह सिंगल यूज प्लास्टिक मात्र 11% है। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है इसका, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी कानून ये नियम बनने के बाद भी खूब उपयोग हो रहा है। अभी सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे तो ये चीजें देखते हैं कि अब आज भी ये खूब उपयोग में है। तो इसका अल्टरनेट कुछ अभी ऐसा आया नहीं है, ना ही इस पर ज़्यादा कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है भविष्य के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं जनित होती हैं। उपाय में देखिए आप जो परंपरागत पढ़ते हैं वो तो है ही है उपाय, लेकिन ये एक देख लीजिए बैक्टीरिया है नेट्रीजियंस, क्या नाम है इसका, नेट्रीजियंस। इसका उत्पादन को बढ़ाने हेतु सभी देशों की सहमति आवश्यक है। ये क्या करता है, ये जो प्लास्टिक खाने वाला क्या है, बैक्टीरिया है, तो इसलिए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी देशों में सहमति की जरूरत है। हाल फिलहाल में अभी देश इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि सभी की सहमति हो और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन कुछ निकले। तो ये आज का वीडियो था, कैसा लगा इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस वीडियो में और अच्छा लग रहा है काफ़ी हम लोगों को। तो कोशिश करेंगे आपके लिए इसको, सीरीज़ को हमेशा ये चलती रहे आपके लिए। तो जो कि मेंस में समस्या होती है, जो अभी से देखते रहेंगे आप, तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं होगी डेटा फैक्ट्स और एग्जाम्पल की। ठीक है, और भी कुछ इसमें इनिशिएट लेंगे हम लोग आगे, साथ साथ में जैसे कुछ चीज़ें हम लोग इथिक्स से या कुछ कोट वगैरह इसमें देखा करेंगे, उनका भी आप डेली सुनेंगे, तो डेली वो उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं एग्जाम में। तो आप बताइएगा क्या क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। सुझाव आपके बहुत जरूरी है। आप भी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बता दें, जिससे कि बाकी सभी को लाभ हो जाए। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें कोटेशन वगैरह जो यूज होती है, तो वो हम लोग इसमें उपयोग कर सकें, जो आपके ऐसे में भी उपयोग हो सकता है और पेपर 4 में इथिक्स में भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं एक तो इसको इसमें शुरू करें और इथिक्स के कुछ एग्जाम्पल इसमें शुरू करें, जिनको बार बार सुनते रहेंगे आप, तो आपको एकदम याद हो जाएगा, इससे संबंधित है, इसमें ये डालना है। तो ये इस तरीके से हम लोग, और भी कुछ नया प्रयास आपके दिमाग में अगर ऐसा है कुछ, तो आप बता सकते हैं बाकी सभी को, जिससे लाभ होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर अवश्य करिए। देखिए मेंस पे आप लोग कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कम ही लोग हैं, तो आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियोस में कम व्यूज़ रहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगे। मेंस की समस्या आपकी इस चैनल के माध्यम से खत्म हो जाएगी और मेनली आपका तैयारी पूरा PCS RO ERO का
और जैसे प्री का भी अभी हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत समय है प्री में, तो आप प्री कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको करा देंगे आपका। फिलहाल आप लोगों के लिए समय है, मेंस अच्छा कर लीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी इनिशिएटिव, वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।